Hello students, I am Shilpa ma'am with you all. I welcome all of you to the channel of SKD Coaching Center. Today in this video we are going to discuss the previous year questions of finance of class 11. As we all know, tomorrow is our exam. So from this video you will get to know how the questions are framed and from what topics they ask most questions. And at the last of the video I will going to give you some important topics that will anyhow come in the exam. So stay with me till the end and I will give you Brahmastra for your exam. So stay with me. So let's start the class. So the first question is debenture holders. Debenture holders are the dash of the company. As we know, debenture is a part of borrowed fund. So sources of fund में borrowed fund और owners fund रहता है. वहां पर डिवेंचर जो है borrowed fund का हिस्सा है. So as it is the part of borrowed fund, so the answer will be credited. Real owners of the company is owners fund में two types का owners fund रहता है. एक इक्विटी, दूसरा प्रेफरेंस शेयर एंड तीसरा रिटेन्ड अर्निंग. रिटेन्ड अर्निंग. So real owners are the equity shareholder. The correct answer is option number B. Overdraft facility जो है हम लोगों के पास जो 4 types of deposit account रहता है उसमें से only current account में overdraft facility provide किया जाता है. First stock exchange of India, that is Bombay Stock Exchange, established in 1875. और जो हम लोगों का दूसरा स्टॉक एक्सचेंज है उसका नाम है NSE, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज. उसका नाम है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज. अगर ये वाला प्रीवियस ईयर में पूछा गया है तो ये 2026 में पूछा जा सकता है कि NSE कब एस्टेब्लिश हुआ. तो आंसर इज 1992. 1992 में हम लोगों का दूसरा जो फेमस स्टॉक एक्सचेंज है वो एस्टेब्लिश हुआ जिसका नाम है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज. और ये स्टॉक एक्सचेंज को गवर्न करने का बॉडी है सेबी, सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जो भी 1992 को स्टैट्यूटरी पावर मिला और उसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ था 1988 में. दोनों ही एस्टेब्लिशमेंट ईयर है. यहाँ पर उसको स्टैट्यूटरी पावर मिला और यहाँ पर वो एक्चुअली एस्टेब्लिश हुआ था. ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. नाबार्ड क्या है? नाबार्ड एक NBFI है, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, जो कि एस्टेब्लिश हुआ था 1982 को. नाबार्ड क्या है? नाबार्ड इज द एग्जांपल ऑफ NBFI, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन. ओके, मनी मार्केट प्रोवाइड लोन एज शॉर्ट टर्म. मनी मार्केट प्रोवाइड शॉर्ट टर्म एंड कैपिटल मार्केट इज फॉर लॉन्ग टर्म. मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट, कमर्शियल पेपर, इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर, बॉन्ड, ये तीनों ही इंस्ट्रूमेंट्स कैपिटल मार्केट का है. These are the examples of instruments of capital market. Capital market. So the correct answer is commercial paper. General Insurance Corporation was set up in. General Insurance Corporation जो था वो सेटअप हुआ था 1972. नेक्स्ट क्वेश्चन, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट. बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट वाज पास्ड इन 1949. सो देखो यहां तक हम लोगों का जो मैक्सिमम क्वेश्चंस आया वो आया हम लोगों का द इवोल्यूशन एंड ग्रोथ ऑफ बैंकिंग इन इंडिया, जो कि है हम लोगों का चैप्टर नंबर 3. अभी तक अगर तुम लोग ने वो वाला टॉपिक नहीं देखा देन गो टू माय चैनल एंड वॉच द वीडियो. मैंने वीडियो का लिंक ऊपर टैग कर दिया. ओके, नेक्स्ट, 1 रुपी नोट इज इशूड बाय. 1 रुपी नोट कौन इशू करता है? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस. रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है वो बाकी करेंसी का नोट इशू करता है, पर 1 रुपी नोट इज इशूड बाय मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस. व्हिच बैंक इज कॉल्ड लेंडर ऑफ द लास्ट रिसोर्ट? इट इज ऑप्शन नंबर डी. यहाँ पर नहीं दिया गया है, ऑप्शन नंबर डी था सेंट्रल बैंक. सेंट्रल बैंक को हम लोग लेंडर ऑफ लास्ट रिसोर्ट बोलते हैं. रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया वाज सेट अप इन द ईयर 1935. अगेन मैं फिर से बोल रही हूँ, अगेन दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम द टॉपिक द ग्रोथ एंड इवोल्यूशन ऑफ बैंकिंग. ये वाला टॉपिक से हम लोगों को अभी तक 2-3 क्वेश्चन अभी तक हम लोगों को मिल गया है. सो जिन्होंने भी ये वाला टॉपिक नहीं देखा, डू वॉच इट, डू रीड इट. इससे क्वेश्चन तो बनेगा ही बनेगा. ओपन मार्केट ऑपरेशन इज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ क्रेडिट कंट्रोल. आरबीआई का जो इंपॉर्टेंट फंक्शन है दैट इज क्रेडिट कंट्रोल, उसका ही एक एग्जाम्पल है, टेक्निक है ओपन मार्केट ऑपरेशन, जो कि आता है क्वांटिटेटिव टेक्निक्स के अंदर. क्वांटिटेटिव टेक्निक्स के अंदर which system is followed by RBI for issuing currency? Currently it is following minimum reserve system, but up to the year of 1956 तक उसने प्रोपोर्शनल रिजर्व सिस्टम ऑफ नोट इशू को यूज करके, इस प्रिंसिपल को यूज करके नोट इशू किया था. क्रेडिट क्रिएशन जो है वो यूनिक फंक्शन है कमर्शियल बैंक का. प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी ऑपरेट्स एट विलेज लेवल. ये जो हम लोगों का क्रेडिट सोसाइटी का बारे में दिया गया है, इट इज द पार्ट ऑफ कॉर्पोरेटिव बैंक, स्ट्रक्चर ऑफ कॉर्पोरेटिव बैंक. जो प्राइमरी एग्रीकल्चर सोसाइटी है वो विलेज लेवल पे काम करता है. सो आई हैव एटलीस्ट वन सेपरेट स्लाइड फॉर दिस टॉपिक, स्ट्रक्चर ऑफ कॉर्पोरेटिव बैंक. ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू में. कॉर्पोरेटिव क्रेडिट इंस्टीट्यूशन जो है अर्बन और रूरल कॉर्पोरेटिव क्रेडिट इंस्टीट्यूशन में डिवाइडेड है. अर्बन में भी 2 टाइप्स का है, एक है
शेड्यूल और दूसरा है नॉन शेड्यूल। नेक्स्ट रूरल में भी है शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म। शॉर्ट टर्म में स्टेट कोऑपरेटिव बैंक, डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक एंड प्राइमरी एग्रीकल्चर सोसाइटी, जो अभी हम लोगों को क्वेश्चन में पूछा गया। और लॉन्ग टर्म में है स्टेट कोऑपरेटिव एग्रीकल्चर एंड रूरल कोऑपरेटिव बैंक एंड दूसरा है प्राइमरी कोऑपरेटिव एग्रीकल्चर एंड रूरल कोऑपरेटिव बैंक, जो कि हम लोगों को यहाँ पर कल्चर एंड रूरल कोऑपरेटिव बैंक जो हम लोगों को पूछा गया था, ये वाला पूछा गया था। सो दे वर्क इन द विलेज लेवल, रूरल लेवल। Okay, next, the name of the first presidency bank, again from the topic of growth and evolution of bank. तो फर्स्ट जो हम लोगों का प्रेसिडेंसी बैंक था वो था बैंक ऑफ बेंगल, जो कि 1806 में आया था, बैंक ऑफ बॉम्बे 1840 एंड बैंक ऑफ मद्रास 1843. So this video is not just for PYQs, this is a kind of one shot revision because हम लोग यहाँ पर बाकी टॉपिक का भी थोड़ा बहुत डिस्कशन करते हुए चलेंगे। इतना तक अगर वीडियो को अच्छा लगा और अगर तुम लोग चाहते हो क्लास 12 में हम ऐसे ही फाइनेंस का डिटेल वीडियो लेके इस चैनल पे आए, तो डू इट, शेयर अमंग योर फ्रेंड्स एंड कमेंट डाउन योर फ्यूचर डिमांड्स। नेक्स्ट, 14 कमर्शियल बैंक, अगेन आई एम टॉकिंग अबाउट दिस कंसेप्ट अगेन एंड अगेन कि ये जो हम लोगों का ग्रोथ एंड इवोल्यूशन ऑफ बैंकिंग है, जो कि हम लोग ने वो 10 मिनट्स का वीडियो में कवर किया था, वहां से मैंने वहां पर थंबनेल में लिखा था कि 5 मार्क्स इज गारंटेड। अभी तो तुम लोग देख ही रहे हो कि यहाँ से 5 मार्क्स नहीं ज्यादा पूछा जाएगा, तो मोस्ट इंपॉर्टेंटली उस वीडियो को देख के जाना। एग्जाम सेंटर में घुसने से पहले उस वीडियो को 10 मिनट्स के लिए देख के जाना। सो 14 कमर्शियल बैंक्स वर नेशनलाइज्ड इन द ईयर 1969 में, और एक हम लोगों को हुआ था जो कि हुआ था लीड बैंक स्कीम को लाना। लीड बैंक स्कीम ऑल्सो लॉन्च्ड इन 1969, और ये था हम लोगों का फर्स्ट फेज ऑफ नेशनलाइजेशन, जहां पर 14 कमर्शियल बैंक्स को नेशनलाइज किया गया था। अगेन इन 1980 more 6 commercial banks were nationalized. Okay, next, the previous name of State Bank of India, again from the topic, Imperial Bank of India. The headquarter of State Bank is located in Mumbai. ये अभी मैंने बोला कि लीड बैंक का एस्टेब्लिशमेंट ईयर क्या है, 1969. यूनिट बैंकिंग सिस्टम इज ओरिजिनेटेड इन यूएसए. Paid up capital of a scheduled commercial bank should not be less than 5 lakhs. तो scheduled commercial banks कौन सा कमर्शियल बैंक है? जो सब बैंक का नाम आरबीआई का सेकेंड शेड्यूल में मेंशन है. कौन सा शेड्यूल? सेकेंड शेड्यूल ऑफ आरबीआई एक्ट 1934. वहां पर मेंशन है, उन लोगों को शेड्यूल बैंक्स बोला जाता है. वहां उसके लिए हम लोगों को 5 लाख का पेड अप कैपिटल चाहिए होता है, इससे कम नहीं चलेगा. So there is a mistake in this question. Which of the following is not a regional rural bank? कौन सा रीजनल रूरल बैंक नहीं है? ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, बंधन बैंक. क्योंकि ये जो है ये रिसेंट जो बैंक है हम लोगों का आसाम में चल रहा है, आसाम में आरआरबी है, उसका नाम है. ये प्रीवियस आरआरबी है जो कि आसाम में पहले था. अभी ये मर्ज होके प्रीवियस नहीं, अभी ये दोनों मर्ज होके आसाम ग्रामीण बैंक में तब्दील हो गया. हालांकि वो नेम चेंज हो गया, सिर्फ आसाम ग्रामीण बैंक है. पहले आसाम ग्रामीण विकास बैंक हुआ करता था, अभी उसको रीनेम करके आसाम ग्रामीण बैंक रखा गया. दोनों ही सेम ही है. अभी नेक्स्ट क्वेश्चन, हाईएस्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट पेएबल बाय द बैंक ऑन बैंक इस डिपॉजिट अकाउंट के ऊपर हाईएस्ट इंटरेस्ट रेट पे करता है. ऑब्वियसली इट इज ऑन फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट. अ माइनर इज अ पर्सन हु हैज नॉट अटेन्ड द एज ऑफ 18 इयर्स. 18 इयर्स जिसने अटेंड नहीं किया उसको माइनर बोला जाता है. पर यहाँ पर एक छोटा सा दूसरा वाला कंसेप्ट है, छोटा सा डिफरेंट कंसेप्ट है कि ऐसा एक माइनर जिसका लीगल गार्जियन कोर्ट के द्वारा अपॉइंटेड है, मतलब जो एक्चुअली जिसका बायोलॉजिकल मदर एंड फादर इज नॉट प्रेजेंट, तो उसका लीगल गार्जियन कोर्ट ने अपॉइंट कर दिया, उसके लिए ये एज 18 ईयर्स से बढ़ के 21 ईयर्स हो जाता है. ओके, नेक्स्ट, व्हिच अकाउंट मे नॉट बी ओपन इन द नेम्स ऑफ माइनर. माइनर कौन सा अकाउंट ओपन नहीं कर सकता है, राइट? वो करंट अकाउंट है. नेक्स्ट, शॉर्ट टर्म सोर्सेस ऑफ फाइनेंस आर. कौन सा शॉर्ट टर्म सोर्स है? बिल्स डिस्काउंटिंग. बाकी ये सब जो है ये लॉन्ग टर्म सोर्स ऑफ फाइनेंस है. अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि मेंशन 2 लॉन्ग टर्म सोर्सेस ऑफ फंड, सो यू कैन राइट इक्विटी शेयर प्रेफरेंस एंड डिवेंचर. नेक्स्ट, चेकबुक इज इशूड. चेकबुक इज इशूड बाय बैंक कस्टमर, बैंकर, थर्ड पार्टी, ऑल ऑफ द अबव. ऑब्वियसली बैंकर. चेकबुक कौन इशू करेगा? बैंकर इशू करेगा. डिमांड डिपॉजिट इंक्लूड्स. डिमांड डिपॉजिट कौन सा है? दो तरीके का डिपॉजिट रहता है. एक है टाइम डिपॉजिट, दूसरा है डिमांड डिपॉजिट. डिमांड डिपॉजिट मतलब जब भी कस्टमर डिमांड करेगा, दैट डिपॉजिटेड अमाउंट इज पेएबल बाय द बैंकर ऑन द डिमांड ऑफ द बैंक कस्टमर. वो है डिमांड डिपॉजिट, जिसके अंदर हम लोगों के पास आता है करंट और सेविंग डिपॉजिट अकाउंट. पर जो टाइम डिपॉजिट है, यहाँ पर कस्टमर जब चाहे तब इसका डिपॉजिटेड अमाउंट डिमांड नहीं कर सकता. इसके लिए एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड रहता है. मैच्योरिटी के बाद जो डिपॉजिटर है वो अपना पैसा विड्रॉ कर सकता है. इसके अंदर आता है एफडी और आरडी अकाउंट, फिक्स डिपॉजिट अकाउंट एंड रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट. यहाँ पर पूछा डिमांड डिपॉजिट कौन सा है? डिमांड डिपॉजिट इंक्लूड्स
दोनों ही होगा, सेविंग्स अकाउंट एंड करंट अकाउंट। तो करेक्ट इज, मोस्ट एप्रोप्रिएट इज करंट अकाउंट। क्यों करंट अकाउंट है? क्योंकि करंट अकाउंट में देयर इज नो लिमिट ऑफ विड्रॉल एंड डिपॉजिट। डिपॉजिट और विड्रॉल का कोई लिमिट नहीं रहता है। तो एप्रोप्रिएट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी। अगर करंट अकाउंट मेंशन नहीं रहता तो सेविंग्स अकाउंट होता हम लोगों का। बैंक रेट मींस, बैंक रेट कौन सा है? द रेट एट विच आरबीआई लेंड मनी टू बैंक्स। इंस्ट्रूमेंट एक्ट पास्ड इन 1881। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा हम लोगों के लिए डिराइवेटिव इंस्ट्रूमेंट है? बिजनेस बैंकर्स डील्स इन हुंडी, अ सेपरेट पीस ऑफ पेपर अटैच्ड टू अ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट फॉर द पर्पस ऑफ मेकिंग एंडोर्समेंट एलोंजी। मतलब अगर एंडोर्समेंट के लिए चेक के पीछे या कोई भी इंस्ट्रूमेंट के पीछे जगह नहीं है तो एक सेपरेट पेपर पर अटैच किया जाता है जिसका नाम होता है एलोंजी। नेक्स्ट है, व्हेन द कस्टमर ओवरड्रॉस देन व्हाट शुड बी डन। अगर कस्टमर ने अपने पैसे से ज्यादा विड्रॉ कर दिया तो क्या किया जा सकता है? रिटर्न द चेक, give interest to the account? No, obviously not. Next, freeze the account. देखो, freezing of account is a serious matter, a legal consequences. अगर तुम्हारे खिलाफ कोई लीगल केसेस नहीं चल रहा है तो until and unless you are proven to be a criminal तो तुम्हारा बैंक अकाउंट कोई फ्रीज नहीं कर सकता, इतना इजी नहीं है। ये तो सीरियस एक्शन हो गया। तो ज्यादा से ज्यादा क्या ही कर लेगा? चेक को रिटर्न कर देगा। स्पेशल क्रॉसिंग कौन सा है? जहां पर दो पैरेलल लाइन ड्रॉ किया होगा और वहां पर एक पर्टिकुलर बैंकर का नाम लिखा हुआ होगा, लाइक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, दैट इज स्पेशल क्रॉसिंग। उसके अंदर वेयर अ चेक बियर्स द नेम ऑफ ए बैंकर, जो बैंकर है एक पर्टिकुलर स्पेशल बैंकर का नाम मेंशन होगा, जो बैंकर तुम्हारे बिहाफ में तुम्हारा चेक कलेक्ट करेगा। नेक्स्ट, बिल्स ऑफ एक्सचेंज हैज, बिल्स ऑफ एक्सचेंज में कितना पार्टीज रहता है? 3, ड्रॉअर, ड्रॉई एंड पे। In some cases drawer और पे क्या हो सकता है? सेम पर्सन हो सकता है, बट नॉट ऑलवेज, कभी कभी हो सकता है। फॉर अ वैलिड डॉक्यूमेंट एक्सेप्टेंस किस में जरूरी होता है? एक्सेप्टेंस जरूरी होता है बिल्स ऑफ एक्सचेंज में। बिल्स ऑफ एक्सचेंज जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा। इसमें से देखो दो क्वेश्चन ऑलरेडी आ गया। टुमारो आई विल बी कमिंग अप another video where I will discuss 40 MCQs and their answers. So do watch that video and don't forget to share this video among your friends, those who are going for the exam tomorrow. Thank you all. That's for today.